साल था 1193। आग ने उस कॉलेज के हर इमारत को अपनी आगोश में समा रखा था। हर तरफ विनाश छाया हुआ था। मंदिर, मठ और पुस्तकालय सभी जल रहे थे। वह पुस्तकालय इतना बड़ा था कि पुस्तकालय के अन्य हिस्सों में लगे हुए आग तो कुछ दिनों में बुझ गया, लेकिन इस पुस्तकालय में आग 3 महीने तक जलती रही। लगभग 90 लाख पांडुलिपि और पुस्तकें यहां थी, जो आयुर्वेद से लेकर अंतरिक्ष तक की सभी ज्ञान को शामिल करती थीं। इस भयानक आग में सब कुछ राख में बदल गया। इस प्रचंड आग के पीछे एक क्रूर शासक और उसके असुरक्षा की भावनाओं का था, जिनकी आग में इतना बड़ा ज्ञान का भंडार समाप्त हो गया था। इटली की बोलोग्ना विश्वविद्यालय आज दुनिया का सबसे पुराना विश्वविद्यालय माना जाता है, लेकिन हमारी कहानी इसे भी 500 वर्ष पहले की है। नमस्कार दर्शकों, भारत व्यू पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय की। एक ऐसे विश्वविद्यालय की कल्पना करें जो इतना उन्नत और प्रभावशाली था कि यह दुनिया भर के छात्रों को आकर्षित करता था और बौद्ध धर्म से लेकर खगोल विज्ञान तक के विषयों को पढ़ाता था। अब कल्पना करें कि इस विश्वविद्यालय को आक्रमणकारियों ने जला दिया और नष्ट कर दिया और अपने पीछे केवल खंडहर और राख छोड़ गए। यह शिक्षा के प्राचीन केंद्र नालंदा की कहानी है, जिसने दुनिया को बदल दिया। यह नालंदा महाविहार की कहानी है, जिसे नालंदा विश्वविद्यालय कहा जाता है। आज हर वर्ष लाखों बच्चे अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए विदेशी विश्वविद्यालयों में जाते हैं। आज दुनिया भर में ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय जैसे कई विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हैं। लेकिन हजारों वर्ष पहले कहानी अलग थी। जब अन्य देशों के लाखों छात्र अपनी शिक्षा पूरी करने के लिए भारत आए, शिक्षा का केंद्र विदेशी विश्वविद्यालय नहीं बल्कि नालंदा विश्वविद्यालय था, जो प्राचीन भारत के सबसे पुराने विश्वविद्यालयों में से एक था। नालंदा शब्द 3 संस्कृत शब्दों से बना है, ना, अलम और दा, जिसका अर्थ है ज्ञान का अविरल प्रवाह। इसके नाम के अनुसार यह विश्वविद्यालय प्रारंभ से ही प्राचीन भारत में एक ऐसी जगह थी जहां ज्ञान का अनगिनत भंडार था। इस विश्वविद्यालय का क्षेत्रफल लगभग 57 एकड़ था, जिसमें साहित्य, धर्मशास्त्र, तर्कशास्त्र, गणित और चिकित्सा जैसे कई विषयों की शिक्षा दी जाती थी। जहां छात्र ज्ञान की खोज में चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, जापान और तुर्की जैसे कई देशों से आते थे। नालंदा विश्वविद्यालय न केवल ज्ञान का भंडार था, बल्कि इसे वास्तुकला का अद्वितीय नमूना भी माना जाता था। एक बड़े क्षेत्र पर फैला हुआ इस विश्वविद्यालय में 8 कंपाउंड्स शामिल थे, जिसमें मंदिर, मठ, कक्षाएं, हॉल्स, स्तूप, छात्रावास, झीलें और पार्क्स शामिल थे। इस 1500 वर्ष पुराने संरचना वाले विश्वविद्यालय को लाल ईंटों से बनाया गया था और इसे वास्तुकला के शानदार डिजाइन और प्लानिंग के साथ बनाया गया था। लेकिन यहाँ की पुस्तकालय इसका मुख्य आकर्षण थी। नालंदा विश्वविद्यालय के पुस्तकालय को धर्मगंज कहा जाता था, जिसका अनुवाद सत्य का खजाना या सत्य का पर्वत होता है। पुस्तकालय 3 बड़ी इमारतों से बना था, रत्नसागर, रत्नरंजक और रत्नोद्धी। रत्नोद्धी भवन 9 मंजिल ऊंचा था। यह पुस्तकालय इतना विशाल था कि सभी शाखाओं की हस्तलेखाओं को समाहित करें तो लगभग 9 मिलियन मतलब कि 90 लाख पांडुलिपियां थीं। कुछ रिकॉर्ड्स के अनुसार नालंदा को एक आम के बाग पर बनाया गया था, जिसे 500 व्यापारियों ने गौतम बुद्ध को भेंट में दिया था। उन्होंने यहां 3 महीने तक बौद्ध धरोहर का प्रचार प्रसार किया। धीरे धीरे यह स्थान बौद्ध धरोहर के लिए महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। चीनी यात्री युनसांग के अनुसार इस विश्वविद्यालय को 5वीं सदी में गुप्त वंश के सम्राट कुमारगुप्त, जिन्हें राजा शंकर आदित्य भी कहा जाता है, उन्होंने बनवाया था। इस विश्वविद्यालय में पढ़ाने वाले सभी शिक्षक अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ थे। कहा जाता है कि संख्या के आविष्कारक और गणित के पिता के रूप में जाने जाने वाले आर्यभट्ट ने 6ठी सदी में इस विश्वविद्यालय के प्रमुख के रूप में कार्य किया था। 7वीं सदी में जब नालंदा विश्वविद्यालय पूरे विश्व में प्रसिद्ध था, एक चीनी यात्री और विद्वान हुएनसांग नालंदा आए और यहां बौद्ध और रहस्यवाद की शिक्षा के लिए दाखिला लिया। युनसांग के द्वारा लिखे गए दस्तावेजों में इस बारे में कहा गया है कि उस समय नालंदा में लगभग 10,000 छात्र और 2,000 शिक्षक थे। नालंदा में ज्ञान का कई सालों तक संग्रह करने के बाद हुएनसांग ने अपने देश में हस्तलेखों के साथ लौटने का निर्णय लिया। नालंदा विश्वविद्यालय के बनने के बाद इस पर कई बार हमला हुआ, लेकिन हर बार यह एक नई ताकत के साथ वापस आया। प्राचीन भारत के इस विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय ने लगभग 800 वर्षों तक भारत के साथ ही पूरे विश्व में अपने ज्ञान के प्रकाश को बिखेरा। लेकिन इन सभी हमलों के बीच एक हमला ऐसा था जो नालंदा के प्रकाश को अंधकार में बदल दिया। यह वह समय था जब बख्तियार खिलजी भारत आया था। खिलजी अफगानिस्तान की एक जनजाति से था। वह दिल्ली और अवध में काम ढूंढने के इरादे से आया था, लेकिन उसे वहां कोई सफलता नहीं मिली। कुछ सालों के भीतर उसने भारत की आक्रामक सेना में अपना स्थान बनाया। उसने घुरीद राज्य की सेना के साथ कई युद्धों में लड़ाई की। इसके बाद
उसकी बहादुरी के बारे में सुनकर उसे अवध के कमांडर के तहत सेना के मुख्य बना दिया गया। उसे बिहार की सीमा पर 2 गांवों का प्रबंधन करने का कार्य सौंपा गया और इसके बाद उसने बिहार के विभिन्न हिस्सों को हमला करना शुरू किया। इस समय खिलजी की सेहत बहुत खराब हो गई। उसने कई हकीमों से इलाज कराया लेकिन उसे कोई लाभ नहीं मिला। फिर किसी ने उसे बताया कि केवल एक ही व्यक्ति ही उसके रोग का इलाज कर सकता है, वह है आचार्य राहुल श्रीभद्र, नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेद विभाग के प्रमुख। खिलजी ने सोचा कि जब उसके धर्म के लोग उसका इलाज नहीं कर सके तो फिर एक दूसरे धर्म के वैद्य उसकी बीमारी का समाधान कैसे निकाल सकते हैं। माना जाता है कि फिर भी खिलजी ने श्रीभद्र जी से मिलने नालंदा पहुंचा। उसने उन्हें चुनौती दी कि अगर वह इतने ज्ञानी और महान है तो वह उसे बिना किसी दवा और बिना उसे स्पर्श किए उसका इलाज करेंगे। राहुल श्रीभद्र ने उसकी चुनौती स्वीकार की। बख्तियार खिलजी को उन्होंने एक कुरान दिया और कुरान देते समय उन्होंने कहा कि प्रतिदिन कुरान के कुछ पन्ने पढ़े तो उसके सभी रोग ठीक हो जाएंगे। खिलजी ने रोजाना कुरान पढ़ना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी सेहत में सुधार होने लगी और वह पूरी तरह से ठीक हो गया। वास्तविक वजह थी कि राहुल श्रीभद्र ने कुरान के पृष्ठों पर दवाएं लगा दी थीं और जब खिलजी रोजाना कुरान पढ़ता था तो उसने अनजाने में उस दवा को सेवन करता गया और ठीक हो गया। सामान्य तौर पर लंबे समय की बीमारी से ठीक होने के बाद व्यक्ति खुश होकर डॉक्टर का आभार अर्पित करता है, लेकिन जब खिलजी को इसके बारे में पता चला उसके मन में असुरक्षा और भ्रम भर गया। उसने इस विषय पर पूरी तरह से नकारात्मक भावना रखी कि कोई काफिर ने उसकी बीमारी को ठीक किया जो उसके हकीम नहीं कर सके, जो कोई और नहीं कर सका, और इसलिए उसने तय किया कि वह इस ज्ञान के सागर को नष्ट कर देगा। खिलजी ने अपनी सेना के साथ नालंदा विश्वविद्यालय में प्रवेश किया और उसे आग में जला दिया। इस असुरक्षा की ज्वाला में हजारों बौद्ध भिक्षु, शिक्षक और छात्र मर गए और इस विश्वविद्यालय के साथ ही उसकी सारी ज्ञान भी कहीं इतिहास के पृष्ठों में गुम हो गई। इतिहासकार मिन्हाज इसराज ने अपनी किताब तबकात-ए-सीरी में लिखा है कि हजारों भिक्षु जिंदा जला दिए गए और हजारों के सर कलम कर दिए गए और खिलजी ने बौद्ध धर्म और नालंदा विश्वविद्यालय के ज्ञान को नष्ट करने के लिए अपनी सबसे अच्छी कोशिश की। पुस्तकालय की आग कई महीनों तक जलती रही और पुस्तकालय की जलने से उठने वाला धुआं कई मीलों तक फैलता रहा। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के बाद भारत में बौद्ध धर्म धीरे धीरे कमजोर होने लगा और कई सालों तक आने वाले दौर में नालंदा और उसकी शिक्षाएं ज्ञान दुनिया की आंखों से छुपी रहीं। इस कहानी में 1811 से 1812 तक एक नया बदलाव आया जब एक स्कॉटिश चिकित्सक फ्रांसिस ब्यूकेनन हैमिल्टन को इस स्थान का सर्वेक्षण करते हुए यहाँ कुछ बौद्ध प्रतिलेख मिले। फ्रांसिस ने तत्काल इसकी सूचना भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को दिया। कुछ वर्षों के सर्वेक्षण के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने निर्धारित किया कि यह वही क्षेत्र है जिसका उल्लेख चीनी यात्री हुएनसांग के पुस्तक में किया गया था। इसे सत्यापित करने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण इस क्षेत्र में खुदाई करने लगा और अंत में 1915 में वहां 11 महाविहार और 6 मंदिरों के अवशेष मिले, साथ ही एक पथ जिसकी चौड़ाई 30 मीटर थी। इन सभी खुदाइयों से यह अनुमान लगाया गया कि नालंदा उस समय कई बड़ी गुना बड़ी रही होगी। जैसे जैसे वर्ष बीतते गए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने वहां से कॉपर प्लेट्स, आर्टिफैक्ट्स, बौद्ध संरचनाएं, सिक्के, मुहर और प्रतिलेख जैसी चीजें पाई और माना जाता है कि आज भी इसका बड़ा हिस्सा खोजा जाना बाकी है। मार्च 2006 में भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने बिहार राज्य विधानसभा में प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की पुनर्स्थापना का प्रस्ताव रखा। यह उस महान विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित करने की पहली कदम थी। वर्ष 2010 में नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम को पारित किया गया और अंत में सितंबर 2014 में 800 वर्षों के दीर्घकाल के बाद इस विश्वविद्यालय के द्वार छात्रों के लिए खुल गए। यह भारत के लिए एक ऐतिहासिक जीत थी, लेकिन क्या नालंदा विश्वविद्यालय अपनी पहचान को बनाए रख पाएगा? इसके बारे में आपकी क्या राय है? हमें कमेंट्स में बताएं। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल भारत व्यू पॉइंट को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में।